Hello students, welcome back to PIMT YouTube channel. In today's lecture of e-commerce, we will continue with the topic threats to e-commerce. पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि थ्रेड्स टू ई-कॉमर्स किस तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती है। तो उनमें एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था जो शायद मैंने कंप्लीट ही किया था। आज हम उसी को फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है ई कैश। ई कैश क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। ई कैश क्या होता है? पेपरलेस कैश सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है फंड्स को ट्रांसफर करना एनोनिमसली। मतलब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे किसी के भी अकाउंट में, पर वो एनोनिमसली होगी, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी उस केस में। ई कैश किसी भी यूजर के लिए फ्री होता है, पर सेलर्स को फीस पे करनी पड़ती है इसके लिए। द ई कैश फंड कैन बी ईदर स्टोर्ड ऑन अ कार्ड itself or in an account which is associated with that card। ये मैंने आपको बताया था किस तरह होता है ई कैश। कि ई कैश हो सकता है किसी कार्ड से जुड़ा हुआ हो, कि उसमें आपके सारे आपके ही पैसे वैसे होंगे, पर वो आपके कार्ड में होंगे या उस अकाउंट में हो जो उस कार्ड से एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने कैश का आपको कि पेटीएम हो सकता है, आपका पेपैल हो गया, गूगल पे हो गया, एक्सेट्रा। नाउ ई कैश हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स। 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं ई कैश के। पहला है इशूअर्स, मतलब दीज के। दूसरा है कस्टमर्स, तीसरा है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, चौथा है रेगुलेटर्स। अभी कौन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज इशूअर्स। दे कैन बी बैंक्स और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी बैंक जो आपको कार्ड इशू कर रहा है वो हो सकता है आपका इशूअर। हो सकता है बैंक इशू ना कर रहा हो, आपके पास शॉपर स्टॉक का कोई गिफ्ट कार्ड है, तो शॉपर स्टॉक नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी लेकिन आपके लिए इशूअर है। सेकेंड इज कस्टमर्स। They are the users who spend the e-cash। कस्टमर्स वो होते हैं जो ई-कैश को खर्च करते हैं। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, they are the vendors who receive e-cash। सपोज मैंने आपने कभी बहुत बार ऐसा होगा, आपने पेटीएम से किसी शॉप पे पेमेंट किया है या आपने पेटीएम से एयरटेल का रिचार्ज कराया, तो एयरटेल क्या हो गया? आपका मर्चेंट हो गया या ट्रेडर हो गया। ओके, now what is regulator? Fourth one is regulators। They are related to authorities or state tax agencies। Regulators वो होते हैं जो उन authorities से related होते हैं या state tax agencies से जुड़े हुए होते हैं। In e-cash we store financial information on the computer, electronic device or on the internet which is vulnerable to the hackers। e-cash में हम क्या स्टोर करते हैं? हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी कंप्यूटर पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे या किसी इंटरनेट सिस्टम पे जो कि हैकर्स के लिए वल्नरेबल है। सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स रिलेटेड टू, अब इस सिस्टम में क्योंकि आपको बहुत रिस्की होता है, सपोज आपका पेटीएम का अकाउंट है, आप उसी से पे कर रहे हैं अपने फ्रेंड को या कोई पेमेंट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी उसमें आपको कार्ड स्टोर्ड रहेगा, है ना, सेव हो जाता है। तो अगर किसी गलत पर्सन ने आपका फोन ले लिया थोड़ी देर के लिए, वो ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके, क्योंकि ऑलरेडी आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव्ड है, तो वो अनऑथराइज्ड होते हुए आपका कार्ड से पेमेंट कर सकता है, ठीक, तो आपके पेटीएम से। ये क्या है? थ्रेट है इससे एसोसिएटेड। अब कौन कौन से थ्रेट होते हैं डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। पहले ये 4 तरह के थ्रेट्स होते हैं, आप देख लीजिए। पहला होता है ईव्सड्रॉपिंग, मतलब कि आप किसी ने आप अपने आप मतलब बिना पूछे आपके आपके नॉलेज में ना होते हुए आपके पासवर्ड को एक्सेस कर दिया। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस अटैक। तीसरा होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। चौथा थ्रेट है बैकडोर्स अटैक। अब बैकडोर्स अटैक क्या होते हैं? सबसे पहले बैकडोर्स अटैक पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अटैक व्हिच गिव्स एन अटैकर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम bypasses the normal authentication mechanism। It works in the background and hides itself from the user। It makes it difficult to detect and remove। Backdoor attack इस टाइप का अटैक होता है जो किसी भी अटैकर को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है सिस्टम में जाने का। कैसे? वो नॉर्मल जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होते हैं, जैसे आपके यूजर आईडी से लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना, वो उन्हें बाईपास कर देगा, वो स्टेज पे जाएगा ही नहीं, वो सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। ये बैकग्राउंड में आपके वर्क करता है और अपने आप को हाइड कर देता है उस यूजर से, जिससे वो डिफिकल्टली हो जाता है डिटेक्ट करना और रिमूव करना। फिर आता है
क्या होता है, एक सिक्योरिटी अटैक है जो जिससे क्या होता है, एक अटैकर एक्शन लेता है किस लिए, जो जिससे क्या होता है, जो करेक्ट यूजर है, जो लेजिटिमेट यूजर है, उसे अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। इट मेक्स अ नेटवर्क रिसोर्स unavailable to its intended user by temporarily disrupting services of a host connected to the internet। ये क्या करेगा, ये नेटवर्क रिसोर्स को अनअवेलेबल बना देगा उसके इंटेंडेड यूजर्स के लिए। कैसे, उसे टेम्पररीली क्या करेगा, सर्विसेज को डिसरप्ट कर देगा, होस्ट को की और जो कनेक्टेड होती है इंटरनेट से। ओके, सो अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ सिक्योरिटी अटैक in which the attacker takes action that prevents the legitimate users from accessing the electronic devices। क्या करते हैं DOS, ये legitimate users को लॉगिन करने से रोकता है। It makes a network resource unavailable to the its intended users। ये नेटवर्क रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है उसके यूजर्स के लिए। कैसे, उसकी सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए डिसरप्ट कर देता है, मतलब बंद कर देता है होस्ट की, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये सारे थ्रेड्स इंटरनेट से ही रिलेटेड है और ये ऑनलाइन भी पॉसिबल है, इसीलिए तो हम इन्हें ई कॉमर्स थ्रेड्स बोलते हैं। नाउ डायरेक्ट एक्सेस अटैक्स। डायरेक्ट एक्सेस अटैक इज एन अटैक इन विच एन इंट्रूडर गेन्स फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म an unauthorized activity and installing various types of software to compromise security। डायरेक्ट एक्सेस अटैक क्या होता है, ये वो अटैक है जिसमें कोई भी इंट्रूडर फिजिकली एक्सेस मिल जाएगा उसे कंप्यूटर में, जिससे वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेगा और इंस्टॉल कर सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। These type of software loaded with worms and download a huge amount of sensitive data from the target victims। अब डायरेक्ट एक्सेस अटैक में क्या बताया कि कोई भी इंट्रूडर है जो आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में एक्सेस कर ले, ठीक है, फिजिकली, और उसके बाद में वो क्या करेगा, एक अनऑथराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मतलब कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो ऑथराइज उसके लिए नहीं है, जिसमें वो लॉगिन नहीं किसी और की आईडी में लॉगिन कर लेगा और इंस्टॉल करेगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर को जो उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। These type of software loaded with worms and download a huge। अब इन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे वायरसेस भी हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिव डेटा आपका डाउनलोड कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। Now eavesdropping, this is an unauthorized way of listening to private communication over the network। ईव्सड्रॉपिंग होता है कि सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं पर्सनली, आप मुझसे कॉल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइन कोई और भी सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन, उसे हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग, किसी की बातें छुप छुप के सुनना। तो ये ही यहाँ पर थ्रेड के रेफरेंस में ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है, ये अनऑथराइज मतलब गलत तरीका है किसी की भी प्राइवेट कम्युनिकेशन सुनने का इंटरनेट के ऊपर। इट डज नॉट इंटरफेयर with the normal operation of the targeting system so that the sender and recipient of the messages are not aware that the conversation is tracking। इसमें क्या होता है कि suppose I am talking to you over a call and someone else is also listening to our conversation। अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच की बात सुन रहा है पर वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा कि जिससे हमें जरा भी शक हो कि हमारी बातें किसी और ने भी सुनी, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपको धीरे धीरे करके इसी तरह इंफॉर्मेशन लेता रहता है और जब तक आपको पता चलता है तब तक शायद आपकी बहुत देर हो जाती है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। अब दूसरी तरह का फ्रॉड होता है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या डेबिट कार्ड फ्रॉड। अब क्रेडिट कार्ड अलाउज अस टू बोरो मनी फ्रॉम अ रेसिपिएंट बैंक टू मेक परचेसेस। क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है कि ये कोई बैंक से हम पैसे उधार ले सकते हैं, किस लिए, बस हम शॉपिंग करने के लिए या परचेसिंग करने के लिए। The issuer of the credit card has the condition that the cardholder will pay back the borrowed money with an additional agreed upon charge। किसी भी issuer कार्ड का ये कंडीशन लगाता है कि वो कि जो जिसे मैं कार्ड इशू कर रहा हूँ वो
मेरे पैसे टाइम टू टाइम पे कर देगा जो उसने उधार लिए हैं और एडिशनल चार्जेस के साथ में। इस कंडीशन पे ही क्रेडिट कार्ड अलॉट होता है। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? A debit card is of a plastic card which issued by the financial organization to account holder. डेबिट कार्ड होता है एक प्लास्टिक कार्ड जो कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर को अलॉट करती है, इश्यू करती है, जो जिसका सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो कि यूज हो सकता है कैश लेने के लिए या परचेज करने के लिए। मतलब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड you don't need to have money already present in your account, but अगर आप डेबिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं तो आप खुद अपने पैसे से ही खर्चा कर रहे हैं, पर कर कार्ड के फॉर्म में रहे हैं, कैश मिल जाए। तो डेबिट कार्ड क्या करता है? आपके ही अकाउंट से पैसे डिडक्ट करता है और पेमेंट करने में मदद करता है ऑनलाइन। द डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द फंड इज अवेलेबल इन द अकाउंट। ये कंडीशन है कि डेबिट कार्ड आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपके खाते में पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आप कभी भी यूज कर सकते हैं आपके खाते में पैसे हो या ना हो। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्रेड्स एसोसिएटेड विद द डेबिट कार्ड आर, क्या क्या थ्रेड्स होती हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई? सबसे पहले है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम। इट इज द फेवरेट प्लेस ऑफ द fraudster from there they can steal our card details. Some of the important techniques which the criminals of is getting hold of a card information is, सबसे बड़े एटीएम कार्ड की फ्रॉड करने का सबसे आसान रास्ता होता है लोगों के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन पे। क्यों? वहां पर अगर कोई थर्ड पर्सन कोई फ्रॉड बंदा है वो मेरी कार्ड डिटेल्स स्टील कर सकता है, ठीक है। और किस किस टेक्निक से वो स्टील कर सकता है कार्ड इंफॉर्मेशन? पहली टेक्निक है स्किमिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ attaching a data skimming device in the card reader of the ATM. When the customer swipes their card in the ATM card reader, the information is copied from the magnetic strip to the device. By doing this, the criminals get to know the details of the card number, name, CVV number, expiry number of the card and other details. अच्छा, इसमें क्या होता है? जब भी आप कभी ATM गए होंगे, आपने कार्ड इंसर्ट किया होगा, ठीक है, चिप वाले आजकल चल रहे हैं। अब एक डिवाइस आता है, ठीक है, वो क्या करता है? सपोज कोई एक डेटा स्किमिंग डिवाइस कहते हैं उसे, वो हम वहां लगा देंगे जब आप कार्ड आप इंसर्ट करते हैं। इतनी देर कार्ड रहेगा जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो फिर जब आप कस्टमर अपना कार्ड स्वाइप करेंगे तो आपके डिटेल्स उस डिवाइस में आ जाएंगे। तो उससे उसके पास आपका सीवीवी आ जाएगा, आपके कार्ड की डेट नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकती है? आपकी कार्ड की डिटेल्स कोई थर्ड पर्सन लीक कर सकता है, अपने पास रख सकता है। नाउ अनवांटेड प्रेजेंस, इट इज अ रूल दैट नॉट मोर देन वन यूजर शुड यूज द एटीएम एट अ टाइम। ये एक रूल होता है जब भी आप एटीएम में जाते हैं कि उस टाइम पे मशीन पे एक ही बंदा प्रेजेंट हो सकता है। If we find more than one people lurking around together, the intention behind this is to overlook our card details while we were making a transaction. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एटीएम में गए लेकिन आपके चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं, तो आपका कार्ड आपके हाथ में है, आप उसी के सामने पिन डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत खतरे वाली बात भी हो सकती है, थ्रेट हो सकता है। Now phishing. Phishing is an activity which an intruder obtained the sensitive information of a user such as password, usernames and credit card details often for malicious reason. फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक वो एक्टिविटी है जिसमें कोई भी इंट्रूडर जो आपके अकाउंट को अनऑथराइज्डली, अनएथिकली, इलीगली एक्सेस करना चाहता है, वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ले, ठीक है, जैसे आपका पासवर्ड ले ले, आपका यूजरनेम ले ले या आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले ले। किस लिए? खास करके इसलिए जिससे वो आपका गलत फायदा उठा सके, मैलिशियस रीजंस होते हैं इसके। विशिंग इज एन इसी की तरह होता है विशिंग इज एन एक्टिविटी इन विच एन इंट्रूडर ऑब्टेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर बाय सेंडिंग एसएमएस ऑन मोबाइल्स। विशिंग में क्या होता है? सपोज कि इंट्रूडर है, वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेगा किसी भी यूजर की, उनके मैसेज भेज के या उनको मोबाइल पे कॉल करके। ये एसएमएस, ये कॉल ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी रिलायबल सोर्स से आ रहे हैं, किसी अच्छे बैंक से आ रहे हैं, पर एक्चुअली फेक कॉल्स होती है।
वो आपकी पिन जानना चाहता है कस्टमर की, अकाउंट डिटेल्स जानना चाहता है और पासवर्ड जानना चाहता है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैन बी मेड बाय द कस्टमर टू डू शॉपिंग एंड पे देयर बिल्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसलिए की जाती है जिससे कोई कस्टमर शॉपिंग कर सके या अपने बिल्स पे कर सके इंटरनेट पे। इट इज एज इजी एज फॉर द कस्टमर, also easy for the customer to hack into our system and steal our sensitive information। हालांकि ये बहुत इजी है किसी कस्टमर के लिए, पर ये कस्टमर को हैक करने के लिए भी इजी है कि वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टील कर ले, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। सम इम्पोर्टेंट वेज टू स्टील आवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन स्टील कर लेता है। उनमें से एक तरीका है, पहला तो है बाय डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर व्हिच स्कैन्स आवर कीस्ट्रोक्स एंड स्टील्स आवर पासवर्ड एंड कार्ड डिटेल्स। एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो हम किसी के में डाल दें तो वो जो भी टाइप कर रहा है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स हमें पता चलती रहेंगी। फिर दूसरा तरीका होता है बाय रीडायरेक्टिंग अ कस्टमर टू अ फेक वेबसाइट व्हिच लुक्स लाइक ओरिजिनल एंड स्टील आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। या हम कभी-कभी कोई हमारे पे लिंक आ जाए और हम उस वो एक्चुअली फेक वेबसाइट है और हम उसमें विजिट कर लें और वो लगती तो ओरिजिनल ऐसी पर होती फेक है और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेती है। बाय यूजिंग पब्लिक वाईफाई यूज करके भी हमारा क्या होता है, थ्रेड क्रिएट होता है। फिर आता है पीओएस थेफ्ट। इट इज कॉमनली डन एट मर्चेंट स्टोर्स एट द टाइम ऑफ पीओएस ट्रांजैक्शंस। ये खासकर तब होता है जब कोई मर्चेंट स्टोर्स पे होते हैं और जब आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। In this, the salesperson takes a customer card for processing payment and illegally copies the card details for retailers। इसमें क्या होता है, सपोज आपने अपने डेबिट कार्ड को किसी शॉप पे दिया पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या करे, वो चुपके से आपकी सारी डिटेल्स रीड कर ले और बाद में इसे यूज कर ले आपके जाने के बाद। आपको पता भी नहीं चले कि आपके अकाउंट से पैसे कैसे कटते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए थ्रेड्स काफी है and this is the sufficient for today's lecture। आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। So I will see you in next lecture। Thank you so much students।